हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा ये गलत हो गया है तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या मैंने वो गलती कर दी है तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट का एक वीडियो बना दूं कि आप सारे लोग वो वीडियो देख लें और आप लोग को जो आप लोग के डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए, ताकि आप लोग को बार बार मुझसे कमेंट करके पूछने का जरूरत नहीं रहे या आप लोग का भी कोई डाउट आप लोग के मन में फॉर्म से रिलेटेड नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो आप लोगों से हो रही हैं या साइबर कैफे वाले से हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है क्या, या आगे चल के आपको कौन सी समस्याएं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके इन सारे टॉपिक पे बात करते हैं। तो फ्रेंड, जो सबसे पहले बहुत से लोगों का डाउट है कि जो बोलते हैं कि जैसे जिन लोग के जो फादर हैं वो बिहार के हैं बट उनका शादी जो है वो अदर स्टेट में हो गया है, तो इस कंडीशन में उनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ के लगाने हैं। तो देखिए, जिन भी मतलब फीमेल कैंडिडेट्स के जो फादर हैं वो बिहार के हैं, तो उन्हें अगर आरक्षण का लाभ चाहिए तो उन्हें अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने फादर के नाम पे लगाने होंगे, क्योंकि जो उनके फादर हैं वही तो बिहार में परमानेंट उनका रेजिडेंस है ना। तो इसीलिए उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया और क्या बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे सर्टिफिकेट जो है वो उनको अपने फादर के नाम पे लगाने हैं, ना कि अपने हस्बैंड के नाम पे। तो अगर आपको मतलब आरक्षण चाहिए तो आप अगर बिहार की बेटी है, मीन्स अगर आपका जो मायका है वो बिहार है, तो आपको उस कंडीशन में जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपने फादर के नाम पे लगाना है। और दूसरा, बच्चों को ये बहुत डाउट आ रहा है कि मतलब जैसे मतलब हम बिहार के हैं और हमारी शादी भी बिहार में हुई है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, किसके नाम का लगाएं। तो उस कंडीशन में अच्छा तो यही होगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपने फादर के नाम पे लगाइए, बट अगर आपने अपने हस्बैंड के नाम का भी लगा दिया है तो उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दिखा सकती है कि मतलब मेरे हस्बैंड भी यहाँ के परमानेंट निवासी हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा आपको यही होगा कि आप अपने फादर के नाम पे लगाएं। और जो एक और डाउट है लोगों का, जैसे कुछ जो लेडीजें हैं अदर स्टेट की, उनकी अगर शादी बिहार में हो जाती है तो इस कंडीशन में क्या उनको आरक्षण मिलेगा क्या। तो जी नहीं, इस कंडीशन में आपको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें हमारा फॉर्म आया था, नोटिफिकेशन आया था, उसमें साफ साफ उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपको आरक्षण का लाभ चाहिए तो आप बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। मीन्स कि आपके जो फादर हैं वो बिहार के होने चाहिए, तभी आपको छूट मिलेगा। तो इस कंडीशन में कि आप अदर मतलब स्टेट की हैं और आपकी शादी बिहार में हुई है, तो आपको आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। और दूसरा, ये डाउट बहुत से लोगों को आ रहा था कि जैसे क्या बोलते हैं कि जो हमारी कास्ट सर्टिफिकेट है वो हमारे फादर के नाम की लगेगी या हमारे हस्बैंड के नाम की। तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है बच्चों में। तो देखिए, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो हमेशा किसी भी फॉर्म में हो आपके फादर के नाम का ही लगता है, वो कभी भी आपके हस्बैंड के नाम का नहीं लगता, क्योंकि आपने जन्म तो अपने फादर के यहाँ लिया है ना कि अपने हस्बैंड के यहाँ। तो अब जन्म से आपकी वही कास्ट है वो हमेशा ही रहने वाली है। कुछ लोग का ऐसा होता है कि वो SC ST हैं और उन्होंने एक जनरल कैंडिडेट से शादी कर ली, तो अब उनको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा, उन्हें अभी भी SC ST में ही काउंट किया जाएगा। इसीलिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो हमेशा ही फादर के नाम पे बनता है, ना कि वो हस्बैंड के नाम पे बनता है। तो आई होप आप लोग के ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। और मैं आपको आगे बताना चाहूंगी कि बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम मैंने सर्टिफिकेट नंबर की जगह मार्कशीट नंबर भर दिया है या मैंने मार्क्स में कुछ गलती कर दी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने फीस का पेमेंट नहीं किया है तब तो आप उसमें करेक्शन कर लीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा है अगर आप अभी करेक्ट कर लेते हैं तो। नहीं तो उससे अभी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन बाद में जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना एग्जाम के बाद, मान लीजिए आपकी मेरिट लिस्ट बन गई, आपका उसमें नाम आ गया, तो जब उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा
तो उस टाइम पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको अपने ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट हैं वो सारे दिखाने होंगे। अगर उनसे भी वो नहीं होता तो हो सकता है कि आपको एक एफिडेविट बनवा के उनको देना पड़े। लेकिन हाँ, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आप लोग को आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। और एक और डाउट है लोगों के लिए कि हाँ, एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे आपका फॉर्म किस कंडीशन में रिजेक्ट हो सकता है। वो ये है कि जैसे आप फीमेल हैं और आपने मेल पे आपने गलती से टिक कर दिया है और आपने अभी फॉर्म करेक्ट नहीं किया, तो इस कंडीशन में आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि फीमेल को अलग से आरक्षण मिलता है, इसीलिए अगर आपने अपनी कैटेगरी ही चेंज कर दी, मतलब आप मेल हैं फीमेल हो गए, तो इस कंडीशन में आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। तो जिस किसी ने भी ऐसी गलती की हो तो प्लीज वो अपना फॉर्म दोबारा से फिल कर ले। और दूसरा ये कि अगर आप किसी और स्टेट के हैं और आपने बिहार अपनी स्टेट जो है वो बिहार फिल कर दी है, तो इस कंडीशन में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आरक्षण का लाभ है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा, वो केवल आपके बिहार के कैंडिडेट्स को मिल रहा है। इसीलिए अगर आपने गलती से स्टेट भी गलत भर दिया है तो उसे चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो आपको आपका फॉर्म जो है वो निरस्त हो जाएगा। और बहुत से लोगों का ये डाउट आ रहा है कि ये मतलब हम परमानेंट एड्रेस और जो हमारा टेम्परेरी एड्रेस है हम इसमें क्या भरें। तो देखिए, ये एड्रेस आपके लिए अभी कोई मायने नहीं रखता है। इसका जो मेन काम पड़ता है वो आपका क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पड़ता है। तो अगर आपने इस टाइम पे एड्रेस कुछ भी डाल दिया तो वो आपका ज्यादा मायने नहीं रखता, उससे आपका जो है वो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की एक और कंडीशन है कि जब जो आपने फोटो अपलोड करी है अगर वो क्लियर विजिबल नहीं हो रही है या बैकग्राउंड उसमें काफी डिजाइनफुल है, तो इस कंडीशन में जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड फिल करना था, जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड अगर आप फिल करते हैं तो आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे। तो मैंने आप लोग को क्लियरली बताया था कि आप लोग उसमें आधार कार्ड फिल करिएगा। तो अगर आपने आधार कार्ड के नंबर फिल करने में कोई भी गड़बड़ी की है ना तो आपका फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका वहां पे वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें आधार नंबर पड़ता है। तो अगर आपने आधार नंबर गलत डाला है तो आप वही एग्जाम के टाइम पे ही आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका वहां पे वो मैच नहीं करेगा। तो इस आधार नंबर में फ्रेंड्स बिल्कुल गलती मत करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि आपको एग्जाम देने के लिए भी नहीं मिलेगा। और बहुत से कैंडिडेट्स को ये डाउट है, जैसे किसी कैंडिडेट के नाम में कुछ गलती हो गई, जैसे किसी का नाम है मीना सिंह है तो उसका नाम में मीना कुमारी हो गया या कुछ, ये तो उतना गलत नहीं होगा। मतलब इस कंडीशन में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय एफिडेविट लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके फादर या मदर का नाम पूरा पूरा चेंज हो गया, जैसे आपके फादर का नाम सुरेश सिंह है और वहां पे सुरेश विश्वकर्मा हो गया है या कुछ, तो इस कंडीशन में आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान बहुत अच्छे से अपना फॉर्म फिल करिए और देखिए कि उसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल होना चाहिए, क्योंकि जो 10th की मार्कशीट होती है ना उसी के बेस पे आपकी सारी मार्कशीटें होती हैं। तो जो उसमें आपके फादर का नाम है, जो उसमें उसकी स्पेलिंग रही हो, तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से देख के फिल करिएगा, अपने फादर का नाम और अपने मदर का नाम। और हाँ फ्रेंड्स, एक जो सबसे बड़ा डाउट है वो डेट ऑफ बर्थ को लेकर है। देखिए, अगर आपने किसी भी हालत में अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत फिल कर दी है ना, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ लोग को हमको छूट मिलती है और कुछ को आरक्षण का लाभ मिलता है। इसलिए आपको डेट ऑफ बर्थ तो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, वो एकदम सही सही होनी चाहिए, नहीं तो ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। ना ही आप उसमें कोई एफिडेविट लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसमें बच्चों को बहुत डाउट था। और हाँ, एक और पॉइंट था जो उसमें आपका पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा में जो फिल करना था, उसमें बहुत से लोगों का डाउट था। तो फ्रेंड्स देखिए, पात्रता परीक्षा में उन लोगों को भरना था जिन्होंने या तो सीटेट किया है या तो उन्होंने बिहार का टेट किया है, तो वो लोग हमारे पात्रता परीक्षा में फिल करेंगे। और दक्षता परीक्षा उनको भरना था
जो 2012 से पहले शिक्षक हैं। तो अगर आपने गलती से इसमें उल्टा पुल्टा किया है ना, तो आपका फॉर्म डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने ऐसा अभी गलत फिल किया है, पात्रता परीक्षा फिल करना था, आपने दक्षता परीक्षा फिल किया है, तो आप अभी अपना फॉर्म करेक्ट कर ले, क्योंकि आगे जाके आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप अपना खुद सोच सकते हैं कि आप अभी अगर आप पेमेंट भी कर चुके हैं ना, तो भी आप एक काम करिए, आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन पे जाइए और अपना फिर से रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल करिए, क्योंकि अभी तो आपका बस 750 का नुकसान होगा। सोचिए जब भी आप बाद में आप मान लीजिए एग्जाम पास कर लेते हैं और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर निकाल दिए जाएंगे ना, तो फिर सोचिए आपको कितना ज्यादा दुख होगा। इसलिए अगर आपने भी दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा में कुछ भी गड़बड़ी ऊपर नीचे किया है, तो आप उसको अभी जाके उसको एकदम क्लियर कर लीजिएगा। तो मेरे पास इन्हीं सब पॉइंट्स पे बहुत ढेर सारे कमेंट आ रहे थे, और एक जो सबसे बड़ा कमेंट था कि मैम सी टेट में हमारे इतने मार्क्स हैं, हम फिल कर सकते हैं क्या, हम फिल करें क्या। तो मैं आप लोग को एक बार फिर बता दे रही हूँ कि देखिए, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप बिहार में जो है वो जनरल काउंट होंगे। तो जो भी अदर स्टेट के हमारे मेल कैंडिडेट है, उनके सीटेट में हमारे 90 मार्क्स होने चाहिए। मतलब कि अगर आप अदर स्टेट के हैं और आप मेल हैं और आपके 90 मार्क्स हैं, तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप अदर स्टेट की फीमेल हैं और आपके 82 मार्क्स हैं, तो आप बिहार वाला फॉर्म फिल कर सकती हैं। और अब अगर मैं बात करूं बिहार के कैंडिडेट्स की, तो जो बिहार के मेल हैं जनरल कैटेगरी के, उनका 90 नंबर पे है, वो अगर उनके 90 मार्क्स हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर जनरल कैटेगरी की जो बिहार की फीमेल है या ओबीसी कैंडिडेट जो है, उनके 82 मार्क्स हैं, तो अगर आपके 82 मार्क्स हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप SC ST हैं बिहार के, तो आपके 75 मार्क्स होने चाहिए, तब आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक ये भी डाउट था जो बहुत से बच्चे मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी डाउट आपका क्लियर कर दूं। और हाँ फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो साइट है बहुत ही गंदी चल रही है, बहुत ही स्लो चल रही है। किसी किसी का OTP नहीं आता, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, किसी का फॉर्म नहीं ओपन हो रहा है। तो आप लोग उसके रिकॉर्डिंग जो है परेशान मत होइए। देखिए, फॉर्म की जो डेट है वो आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो आपका लास्ट डेट है वो हर हाल में आगे बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा जो हमारे BPSC के चेयरमैन जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि जितने दिन साइट नहीं चली है उतने दिन वो फॉर्म की डेट है वो आगे बढ़ा देंगे। आप लोग हड़बड़ाहट में अपना फॉर्म गलत मत फिल करिएगा। देखिए, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम आने से अच्छा है ना कि आप अभी से ही अपना फॉर्म एकदम करेक्ट करेक्ट फिल करें, ताकि बाद में जाके आपको फालतू का झाम लेने की जरूरत नहीं पड़े। तो आप लोग जिनका भी फॉर्म नहीं फिल हुआ है, तो वो लोग ट्राई करें कि वो लोग रात में फॉर्म फिल करें, क्योंकि रात में होते हैं ना वो कुछ कम बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, तो आपका फॉर्म इजिली फिल हो जाएगा। बहुत से लोगों का पेमेंट को लेकर डाउट है कि मैम हमारा पेमेंट हो गया, बट हमारा उस पे पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है पेमेंट सक्सेसफुल। तो आप लोग घबराइए मत, जहां आपका पेमेंट सेक्शन आता है ना, तो अगर आपका पहली बार में शो नहीं हो रहा है तो आप उस पर एक बार और क्लिक करिए। तो हो सकता है तब जो प्रोसेस नहीं हुआ था वो अब हो जाए, और अब आपका जो उसमें पेमेंट है वो सक्सेसफुल दिखाने लगे। और अगर अभी भी नहीं दिखा रहा है तो आप उसको नेक्स्ट डे करिए या 3-4 बार करिए। अगर आपका पेमेंट हुआ है ना, तो वहां पे 1 से 2 दिन के अंदर वो सक्सेसफुल दिखाने लगेगा। और अगर वो आपका फॉर्म सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा पेमेंट, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो अपने पेमेंट गेटवे होता है, आप वहां मेल कर सकते हैं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि आपने फॉर्म का पेमेंट किया था, आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया है, बट वो BPSC के अकाउंट पे नहीं पहुंचा है। तो ऐसी कंडीशन पे अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं, आपका जो पैसा है वो वहां पहुंच गया है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल है, तो आप निश्चिंत रहिए कि 1-2 दिन में जैसे ही सर्वर की प्रॉब्लम सही होगी, वैसे ही जो आपका पेमेंट का स्टेटस है वो सक्सेसफुल दिखाने लगेगा। लेकिन हड़बड़ाहट में आके 3-4 बार पेमेंट मत कर दीजिए, क्योंकि अगर एक बार सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है ना, तो आप चाहे 5-6 बार भी कर दें, आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। और दूसरी बात, बहुत से बच्चे कहते हैं मैम OTP नहीं आ रहा। यार, ये जो OTP वाली प्रॉब्लम है ना, इसमें मैम कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये तो आपकी
जस्ट साइट की प्रॉब्लम है तो आप लगे रहिए। अगर आपका एक बार में नहीं आता तो 2 बार में करो। अब देखो फॉर्म तो आपको ही फिल करना है ना, आपके बदले मैं तो फिल नहीं करूंगी। तो इस वजह से देखिए कोशिश आपको करनी है। अब लक होता है ना, किसी किसी का फॉर्म एक बार में फिल हो जा रहा है, किसी किसी का 2-3 बार में नहीं हो रहा है। बस फॉर्म फिल करते समय ये करिएगा कि कोई भी गलती मत करिएगा, क्योंकि आपका फॉर्म जितना करेक्टली फिल होगा ना, आपको बाद में उतना ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए अभी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं आपके फॉर्म में, फिर आगे चल के फिर आपको इधर ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अगर इसीलिए अगर अभी तक आपने अपना पेमेंट नहीं किया है तो मैं तो कहूंगी, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपके फॉर्म में जो कोई भी गलती है आप उसमें करेक्शन कर लीजिए। सिंपल सा काम है। क्योंकि अभी करेक्ट कर लेंगे तो बाद में आपका भी माइंड एकदम वो रहेगा कि नहीं, मेरा फॉर्म तो एकदम करेक्ट फिल था, मेरे सारे डॉक्यूमेंट से वो मैच हो जाएगा। और लेकिन जो बच्चे अगर फॉर्म अपना पेमेंट कर चुके हैं तो जो मैंने माइनर मिस्टेक बताई, अगर उनके में वो मिस्टेक है तो वो निश्चिंत रहे। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या तो एफिडेविट लगा देंगे, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कभी कभी जैसे फॉर्म का सीरियल नंबर है, मार्कशीट का, और या इशू डेट है, अगर इसमें थोड़ा बहुत सा आगे पीछे होता है ना तो वो लोग इतना वो नहीं करते। क्योंकि अगर आपका नाम, आपकी यूनिवर्सिटी और आपके जो आपने नंबर उसमें पाए हैं और जितना वो था, अगर ये सब मैच करता है ना तो सीरियल नंबर के लिए वो ज्यादा इशू क्रिएट नहीं करते हैं। तो ये बात हो गई। और बहुत से बच्चों का ये डाउट था, जैसा कि सी टेट के लिए पहले सर्टिफिकेट नंबर के लिए पहले इन्होंने बताया नहीं था कि वहां पे एनए करना है, तो कुछ बच्चों ने सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया है। तो उनका फॉर्म गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो बाद में हमारे बीपीएससी के चेयरमैन जी ने बताया ना कि उसमें एनए करना है। तो अगर आपने अपना सीरियल नंबर डाल भी दिया है तो आपका गलत नहीं है, आपका फॉर्म गलत नहीं माना जाएगा। और इशू डेट का एक और चक्कर पड़ रहा है, बहुत बच्चों की इशू डेट गलत हो जा रही है। तो देखिए इशू डेट आपका कोई उतना बड़ा इशू नहीं बनाएगा। आपका बस हर हालत में जो इशू डेट होनी चाहिए ना, वो 12 जुलाई के हाँ 12 जुलाई के पहले की होनी चाहिए, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए मैंने सुबह ही आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वो सारे 12 जुलाई के पहले के होने चाहिए, उसके बाद के नहीं होने चाहिए। अगर 12 जुलाई के पहले का है तो आप निश्चिंत रहिए, आपके फॉर्म में उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आई होप आप लोगों के जो छोटे छोटे से पॉइंट थे जो आप लोग नहीं समझ पा रहे थे, वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को और कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके रिगार्डिंग मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा आईडी भी मैंने डाल रखी है, आप मुझे वहां मैसेज करिए, मैं वहां आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आप अपने डाउट के अकॉर्डिंग मुझे वहां मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।